नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। ए स्मॉल एम इज क्राइम, हैव ए ग्रेट एम। यानी अपने जीवन में एक छोटा लक्ष्य रखना भी एक अपराध के समान है, इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को ऊपर रखिए। हम लोग बचपन में कहानी पढ़े थे, क्लास 7 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ था आत्मनिर्भरता। बहुत सुंदर कहानी थी। उनमें उन्होंने लिखा था कि अगर आप अपने एम को अगर नज़दीक रखेंगे तो आपका तीर नज़दीक ही जाएगा। अगर एम को आप ज़्यादा दूर तक रखेंगे, भले लक्ष्य हमें ना बेच सकें लेकिन हमारी तीर ज़रूर दूर तक जाती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण है कि सामने दीवार में ही अगर नज़दीक में ही तो हमें तीर मारनी हो तो हम धीरे से ही छोड़ेंगे तो धीर नज़दीक तक जाएगी। लेकिन अगर हमें ज़्यादा दूर की वस्तुओं को वेधना हो तो हम ज़्यादा तीर खींच करके मारते हैं, तो इस दीवार से ज़्यादा दूरी जरूर जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अपने एम को हमेशा ऊपर रखिए। वही लिखे हैं, क्या लिखे हैं? ए स्मॉल एम इज क्राइम। एक छोटा उद्देश्य जो है, निशाना जो है वो क्या है? एक अपराध के समान है। हैव ए ग्रेट एम, इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखिए। चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री यानी इतिहास, यानी भारतीय भवन जो इतिहास है, इसका चैप्टर नंबर 1 आप देख रहे हैं। पहले जब इतिहास खोलेंगे तो ऊपर में ही मिलेगा एक चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके बारे में हम कल पिछले दिन यानी कि हमने 4 वीडियो दिया था। बारी बारी से हमने समझाने का प्रयास किया कि यूरोप में किस तरह के राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिनमें सबसे प्रमुख श्रेय जाता है फ्रांस के चांसलर थे नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने ही शुरुआत किया था और धीरे धीरे आगे तक की बात बढ़ी थी। लेकिन उनसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अंसर्ट रेनन। उन्होंने एक तस्वीर बनाई और राष्ट्रवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया था। ये सब सारी बातें जो हैं वो पहले वाली वीडियो में है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले उस चैनल पर जाइए और वीडियो देखिए। सारा वीडियो जब देखिएगा ना तब सब क्वेश्चन आंसर दिखाई पड़ेगी, समझ में आएगी। क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, यानी चैप्टर में जितने भी अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। तो चलते हैं ज्यादा देरी ना करके क्वेश्चन की तरफ। अगर आप वो देख लिए हैं वीडियो तो बहुत अच्छी बातें हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नहीं देखें पहले वीडियो देखिए। कहते हैं अंसर्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया है? आपने पढ़ा था कि फ्रांस के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था अंसर्ट रेनन। उन्होंने एक तस्वीर बनाई थी। उस तस्वीर में एक महिला मशाल लिए हुए, एक हाथ में एक किताब लिए हुए और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। साथ ही साथ वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे लोगों को दर्शाया गया था जो अपनी एकता और सामूहिकता के पहचान के लिए अलग अलग पोशाक में थे। यानी विभिन्न देशों के जो राष्ट्रीय पोशाक हैं वे पहने हुए थे और साथ में अलग अलग देशों के ध्वज रखे हुए थे। ये अंसर्ट रेनन ने एक तस्वीर बनाई थी। वही तस्वीर राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हुआ। और उन्होंने क्या परिभाषा लिखा? फ्रांसीसी दार्शनिक अंसर्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या करते हुए लिखा। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी है जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। यानी उनके अनुसार क्या है? राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। यानी राष्ट्रवाद किसे कहेंगे ऐसे? तो आप लिख सकते हैं उनके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। मैंने फोटो क्या दिखलाता था कि हम सब क्या हैं? एक हैं। विभिन्न प्रकार विभिन्न देशों के राष्ट्र के जो पोशाक थे वो पहने हुए लोग हैं, विभिन्न राष्ट्र के जो ध्वज हैं वो लिए हुए हैं, लेकिन सब एक जगह एकत्रित हैं। इससे ये साबित होता है कि सभी राष्ट्रों के बीच में क्या है? एकता है। तो वही राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। किसी को दिक्कत? क्या लिखेंगे? अंसर्ट रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद का परिभाषा होगा राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। किसी को दिक्कत? उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वियना कांग्रेस
में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो हम लोग पढ़े थे कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट हुए और नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था कि जब राष्ट्रवाद का विकास किया था तो फ्रांस के साथ साथ उनका फैलाव यूरोप के अन्य देशों में हुआ था, जिनमें पहला था ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, अन्य अन्य देशों में हुआ। आपने क्या देखा उसके बाद कि सभी देशों के जो राजा थे उनको लगा कि नेपोलियन राष्ट्रवाद के विकास के माध्यम से गणतंत्र स्थापित करना चाहता है, और ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिक, वह निरंकुशवाद के समर्थक थे। अब कहानी बनती है कि सब लोग मिल करके नेपोलियन के साथ एक युद्ध लड़ते हैं जिनका नाम है वाटरलू का युद्ध, और इस युद्ध में नेपोलियन को हराते हैं। हारने के बाद वहां पर सभी देशों के बीच में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है वियना कांग्रेस, और इस कांग्रेस के अनुसार यूरोप के जितने देश हैं उन सब में निरंकुशवाद के राजा बनेंगे। फ्रांस में तो अभी गणतंत्र बन चुका था, लेकिन फिर से वही बुर्बो वंश के राजा लुई 18वां को वहां का शासक घोषित किया गया। यानी किसको बनाया गया? तो निरंकुशवाद के साम्राज्य को फिर से स्थापित किया गया। तो वही पूछा जा रहा है आपसे कि वियना कांग्रेस में फ्रांस में किस राजवंश की, तो वही सॉरी गलती हो गया, यहाँ लिखेंगे बुर्बो। क्या लिखेंगे? बुर्बो राजवंश। किसकी स्थापना की गई थी? बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी। पहले तो बुर्बो वंश का था। नेपोलियन द्वारा जब आंदोलन हुई, नेपोलियन क्या आम जनता लोग किए थे उसमें, नेपोलियन तो बाद में आए थे उसमें, तो आंदोलन में उस राजवंश की स्थापना, राजा को फांसी की सजा हो गई। कुछ दिन तक राज्य खाली रहा, कुछ दिन तक राज्य खाली रहा। तो इस बीच में नेपोलियन वहां पर शासक बना। बाद में जब वियना कांग्रेस की स्थापना हुई तो वियना कांग्रेस ने फिर से वही राजवंश को स्थापित कर दिया। यानी लुई 16वां के बाद लुई 18वां को उस गद्दी पर बिठाया गया। तो कौन वंश के वो शासक थे? तब बुर्बो वंश के। ठीक है, तब वियना कांग्रेस ने किस वंश का स्थापित किया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो हम लोग जानते हैं कि नेपोलियन जब दूसरे दूसरे देश गए थे तो वहां पर जर्मनी में 39 राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया था जिनका नाम था जर्मन राइन राज्य संघ। जर्मन राइन राज्य संघ, या सीधे लिख सकते हैं राइन महासंघ। राइन महासंघ कहां पर हुआ था? तो जर्मनी में। किसने बनाया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, तो वही पूछा जा रहा है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था। अच्छा, नेपोलियन कहाँ के चांसलर थे? फ्रांस के थे, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में। याद रखेंगे, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुई थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बराबर देखने को मिलता है। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुई थी? ठीक है, अब आगे चलते हैं। सुनिए, क्वेश्चन 5 क्या कहता है? 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित हुआ था? देखिए, 1832 में एक संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ था, तो किस देश में हुआ था? तो याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं, कोई बता सकते हैं क्या? इंग्लैंड को कहते हैं। जो मतलब ब्रिटेन जो आप पढ़ रहे हैं, लंदन पढ़ रहे हैं, यानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन है ना, तो उसी को कहते हैं हम लोग यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए आइए किताब की ओर। तो 1832 में, यानी चार्टिस्ट आंदोलन के बाद, चार्टिस्ट आंदोलन के बाद माने वहां पर संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। तो कहाँ हुआ था? इसमें कुछ लिखना तो है नहीं, आपसे पूछा जाएगा 1832 में संसदीय सुधार अधिनियम कहाँ पारित हुआ, तो क्या बताएंगे? चलिए, नेक्स्ट नंबर, मेटरनिक कौन था? यूरोपीय इतिहास में वो क्यों विख्यात है? अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि मेटरनिक कौन था, तो हमारा मौसेरा भाई था भाई। क्या क्या बताएंगे भाई?
अच्छा देखिए, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर जी का मसला भाई लिखिए लेंगे हम। तो पढ़े तो इसका मतलब याद नहीं है क्या? तो चलिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग? मेटरनिक कौन था भाई? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, हम लोग पढ़े थे कि इसलिए प्रसिद्ध हुआ था, या इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि नेपोलियन चाहते थे कि सब जगह गणतंत्र की स्थापना हो, राष्ट्रवाद का विकास हो। लेकिन ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे उनका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक वो निरंकुशवाद के समर्थक थे, निरंकुशवाद के। और वो चाहता था कि यूरोप में राजा जो है ना वो रहे, लेकिन निरंकुश राजा रहे, कोई जनता का कोई काम नहीं करे, ऐसे यानी निरंकुशवाद के समर्थक होने के कारण वो प्रसिद्ध रहा। चलते हैं क्या है। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। देखिए बहुत अच्छा, मेटरनिक कौन था भाई मेरे? वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति संदेशों के कट्टर विरोधी था और पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक। देखिए पुरातन व्यवस्था, वही निरंकुशवाद के समर्थक थे। उसने जिस प्रकार व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? उसने जो व्यवस्था लागू किया उसका क्या नाम रखा? मेटरनिक व्यवस्था। माने क्योंकि देखिए 1815 से 1848 तक पूरा निरंकुशता को एकदम बनाए रखा, और इस बीच में जो भी आगे आया बदलने की प्रयास किया, मेटरनिक उसको क्या कर दिया? कुचल दिया, मिटा दिया। ये व्यवस्था बहुत लंबा टिका था भाई, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेटरनिक। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोप के इतिहास में विख्यात है। किसी को दिक्कत? अच्छा एक बात, मेटरनिक कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया के। फिर आपसे पूछा जाए कि वो क्यों विख्यात हैं, तो लिखेंगे वो पुरातन व्यवस्था के समर्थक थे, यानी यूरोप में निरंकुशवाद को बनाए रखने में वह काफी प्रयास किया। 1815 से 1848 तक यह पुरातन व्यवस्था को बनाए रखा, इसलिए इतिहास में वह प्रसिद्ध रहा। माने अपनी कट्टरता के कारण, निरंकुशता के कारण प्रसिद्ध रहा। कोई अच्छे काम से प्रसिद्ध रहता है, ये खराब काम से प्रसिद्ध है भाई। चलो कुछ तो है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम हुआ? सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। फ्रैंकफर्ट संसद, तो फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण की योजना बनाना था। इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था जिसे संसद के नियंत्रण में कायम रखना था, तथा जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को यह प्रस्ताव भेजा गया तो वह अस्वीकृत कर दिया, तथा परिणाम स्वरूप असेंबली भंग हो गई, जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। यानी देखिए फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए। फ्रैंकफर्ट की संसद की जो बैठक थी वो क्यों बुलाई गई थी? जर्मनी के एकीकरण के लिए। कहा गया था कि भाई एकीकरण मतलब संसद की बैठक होगी, सब लोग बैठेंगे, विचार विमर्श होगी, इसमें एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा जो व्यक्ति जर्मनी के एकीकरण का काम करना शुरू करेंगे। ठीक है ना? जैसे आप देखिए जर्मनी के एकीकरण कौन किया था? बिस्मार्क किए थे। राजा उस समय कौन था? विलियम प्रथम था। क्या? अब देखिए विलियम प्रथम के काम तो किया कौन? बिस्मार्क। राजा कौन थे? विलियम प्रथम। तब विलियम प्रथम से हो रहा था? नहीं हो रहा था। तब वो किसको नियुक्त किया था चांसलर? बिस्मार्क को, कि बिस्मार्क जो है कूटनीतिज्ञ है, अच्छा बुद्धिजीवी है, ये जल्दी जल्दी ऑस्ट्रिया को, प्रसा को हराने में ये बड़ा बुद्धि मतलब खुरपाती दिमाग, नटखट दिमाग, विलियम प्रथम से ही काम नहीं होता, तो ये बिस्मार्क को नियुक्त किया। तो वैसे ही राजा कोई और था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जो एकीकरण का काम पूरा करे, इसलिए बुलाई गई किसको? तब फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक बुलाई गई थी कि एक व्यक्ति को चुना जाएगा। लेकिन इसमें जो फ्रैंकफर्ट विलियम चतुर्थ जो थे उस समय के राजा थे, वो कह दिए कि भाई ये बात नहीं होगा, हम किसी को चांसलर बनने नहीं देंगे। तब प्रस्ताव भंग हो गया। तो उस संसद की बैठक जो हुई थी, जितने लोग थे, राजा जब अस्वीकार कर दिया प्रस्ताव को तो भंग हो गया, एकीकरण पूरा नहीं हुआ। समझ में आई बातें? जैसे मान लीजिए अपने भारत की बात अभी ले लीजिए, सपोज दैट हमारे भारत में लगभग 20 गो राज्य अलग अलग हो रहे हैं कि सब हम अलग अलग देश बना रहे हैं, और हमारे जो देश के राजा हैं उनसे ये संभल नहीं रहा है।
तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि सबको इकट्ठा कर सके। तो इकट्ठा करने के लिए जब मुझे बुलाया गया, हम गए। जैसे हमारा नाम प्रस्ताव में आया वहां पर कि भाई ये आदमी इकट्ठा करने का काम करेंगे, लेकिन सरकार ने अस्वीकार कर दिया। हम वापस चले आए। बैठक का कोई फायदा हुआ? एकीकरण पूरा नहीं हुआ। वही कहानी वहां पर हुई थी। ठीक है, अपने देश में भी यही हो रहा था उस समय में, जब हमारा देश आजाद हुआ था। राजा तो कोई और थे, लेकिन मिलाने का काम कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो बहुत अच्छे आदमी थे। वो साम दाम दंड भेद सब जानते थे। अगर कोई प्रेम से मान जाता था, मिल जाता था तो ठीक है, नहीं मिलता था तो कनेठियो देते थे। हाँ अगर देखना है तो हमारे पास एक वीडियो है, दिए हुए हैं, इस पर देख लेना। साम दांड दंड भेद सब जानते थे। जैसे ये कहाँ है, क्या कहते हैं, राजस्थान। राजस्थान के कुछ राजा थे अजमेर में के, तो वो सब मिल नहीं रहा था हमारे देश में, है ना। वो अलगे पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार थे। पहले तो प्रेम से समझाए, लेकिन जब नहीं समझे तो उसको बुलाए और बोले कि देखो तुम्हारे पिताजी ने हमको कहा था कि छड़ा खचरा करेगा ना तो कनपट्टी में लगाना 2-4 थप्पड़। हाँ, मतलब तुम्हारे पिताजी से हमारी अच्छी दोस्ती थी और वो कह गए थे कि हम तो चले जाएंगे, ये रहेगा तो तू देखते चलना, अगर ये गड़बड़ सरबड़ करेगा तो थपियाना। तो इसीलिए समझ लो कि हम बाद में थपियाबो करेंगे। तो फिर वो बाद में मिल गया था। चलिए उस बात की बात है, उसे हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग, जब वीडियो में देखेंगे तब। चलते हैं आगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि फ्रैंकफर्ट की संसद की बैठक क्यों बुलाई थी? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए, है ना, जिसमें राजा जो है अस्वीकार कर दिया, असेंबली भंग हो गई और एकीकरण पूरा। चलते हैं आगे है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या भूमिका? भैया देखिए, मेजनी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग पढ़े थे कि इटली के मसीहा या पैगंबर कहा जाता है किसको? मेजनी को। क्योंकि प्रारंभ में शुरुआत किनकी थी? मेजनी ने सुना। भले वो असफल रहे, वो अलग सी बातें थी, लेकिन एकीकरण का काम किसने शुरू किया? पहले मेजनी। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था कार्बोनरी। उस संस्था में ये लोगों को शामिल करना शुरू किए। इसके बाद 1821 में एक सभा हुई, मतलब आंदोलन हुई। इसमें सरकार बेरहमी से कुचल दिया जनता को। ये अपनी आंखों से जब देखे तो इनको थोड़ा सा इस बात से थोड़ी सी दिक्कत हुई और उस दिन से उन्होंने काला वस्त्र धारण करना शुरू किया। फिर 1830 में वो क्रांति हुई और वो क्रांति में ये खुद थे। जैसे उस क्रांति में थे, ध्यान देंगे, तो क्रांति में जैसे थे तो उसको पकड़ के इनको भेज दिया कहाँ? जेल। जेल से ही फरार हो गए विदेश। और वापस जब आए तो उन्हें यंग यूरोप और यंग इटली नामक 2 संस्था बनाई। साथ ही साथ बाद में फिर उन्होंने एक और संस्था बनाई जिसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ इटली, और एकीकरण का प्रयास किए। लेकिन मेटरनिख व्यवस्था के सामने, क्योंकि मेटरनिख जो था वह निरंकुश बात का समर्थक था, वो नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। मेजनी चाहते, सॉरी, इटली का एकीकरण हो। मेजनी इटली के एकीकरण के लिए प्रयास कर रहे थे, तो इसीलिए वो वहां से भाग गए। फिर 1848 में जब मेटरनिख व्यवस्था का अंत हुआ, फिर वापस आए। कौन? मेजनी। एकीकरण का फिर से प्रयास किया। उस समय भी ये असफल नहीं हो गए और वापस चले गए। चलिए, तो ये थे हमारे कुल 8 क्वेश्चन, शायद 8 ही क्वेश्चन है ना जी। चलिए, यानी आपने कुल अति लघुतरीय के कुल 8 क्वेश्चन आपने देखा। आशा है सारे क्वेश्चन आपको दिल और दिमाग में छा गया होगा, याद हो ही गया होगा, क्योंकि आप वीडियो पहली वाली अगर देखे हैं तो सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।